जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत 1857 की क्रांति, जिसमें एक पाठ हमने पहले पढ़ लिया था। किस प्रकार से मराठों ने राजस्थान में हस्तक्षेप करके आतंक मचा रखा था। फिर राजस्थान के राजपूत शासक मराठों और पिंडारियों से परेशान होकर के अंग्रेजों से संधि कर ली थी। उस आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। ये वाली क्लास से रीट सीटी सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा होगा और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास आपको। तो 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें सभी में इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ लिया था पहले वाली क्लास में। तो हमने लास्ट वाली क्लास में जाना था कि 1857 की क्रांति के आरंभ के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी तो बताएंगे हम। एक नसीराबाद है, नीमच है, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। नसीराबाद छावनी कहाँ पड़ती है? तो नसीराबाद छावनी ये अजमेर में है। नीमच छावनी, नीमच अभी एमपी में है, लेकिन ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में थी। तो अपन राजस्थान के साथ में पढ़ेंगे। उस समय राजस्थान एमपी है तो राज्य ऐसे थे नहीं। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट इसके नियंत्रण में थी। देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, एरनपुरा वर्तमान में ये पाली में है और ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में थी। खेरवाड़ा यह भी उदयपुर में है। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा 2 छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। प्रश्न आ जाए 1857 की क्रांति में राजस्थान की कौन कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया तो बताएंगे ब्यावर और खेरवाड़ा। इन सभी छावनियों में 5000 सैनिक थे। कुल 5000 सैनिक थे और सारे के सारे सैनिक भारतीय थे। एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। इनमें सभी छावनियों में मिला करके 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 30 अंग्रेज अधिकारी थे और 5000 सैनिक थे। 5000 के 5000 ही भारतीय थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जब राजस्थान के एजीजी को प्राप्त होती है। कौन थे क्रांति के समय एजीजी? क्रांति के समय एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस थे को जब सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने देशी रियासत के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में ना घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरता पूर्वक दमन कर दिया जाए। ऐसी सूचना पैट्रिक लॉरेंस सभी रियासत के शासकों को भेज रहा है। ठीक है, उसके साथ अपन कल देख लिया था कि क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बर्टन थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन या मैक मोसन थे। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन है। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। ये पीए थे। ठीक है, वैसे जब इनका पद गठित किया गया उस समय बताया कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस शासन में आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आगे चल करके
ये लोग, ये जो पीए थे पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लग गए थे। यस, अब क्रांति की शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई है वो नसीराबाद छावनी से आरंभ होती है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई है तो बताएंगे नसीराबाद छावनी से। ठीक है, 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे पढ़ेंगे अपन। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती। नसीराबाद में पूछे तो भी अपन यही बताएंगे। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई है तो भी हम बताएंगे 28 मई 1857 को। यस, तो यहाँ पर नसीराबाद छावनी में क्रांति शुरू होने का कारण क्या था, कौन कौन से कारण थे, हम कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण देखते हैं कि उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ियां थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ियां थी, 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पहली मुंबई लांसर सैनिक यहाँ पर विद्यमान थे। जब इनको मेरठ विद्रोह की सूचना मिली थी, मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने सोचा कि ये सारी जो कार्रवाई की गई है भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है मेरठ में। और यहाँ पर जो ये विद्रोह हो रहा है, जो इस प्रकार से भारतीयों के साथ भारतीय सैनिकों के साथ में जो कार्य किया जा रहा है, ये भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए किया जा रहा है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध में प्रयोग के लिए तैयार की जा रही। जो भी तोपें जो प्रयोग में ले रहे हैं वो इनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की जा रही। यूरोप से कई सारी तोपें वगैरह लाए जा रहे हैं। उनके 15 मिनट जो भी तोपें बाहर से जो मंगाई जा रही है वो अपने विरुद्ध ही प्रयोग, भारतीय सैनिकों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए बनाई जा रही है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। पहला कारण तो ये माना जाता है। ठीक है, दूसरा कारण देखिए, यहाँ पर क्रांति शुरू होने का दूसरा कारण है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले ये कहाँ पर है सुरक्षा कर रही थी, तो पहले ये टुकड़ी जो काम कर रही थी वो अजमेर शस्त्रागार में काम कर रही थी। संदेह के कारण जब लॉरेंस को, पैट्रिक लॉरेंस एजीजी को संदेह होने लगा कि इन सैनिकों के पास में मेरठ में जो विद्रोह शुरू हो गया है उसकी सूचना आ गई है, कहीं यही जो सैनिक टुकड़ी अजमेर में विद्रोह ना कर दे, इसलिए इनको कहाँ भेज दिया जाता है, इनको नसीराबाद भेज दिया जाता है। यहाँ से अजमेर से कहाँ भेज दिया, नसीराबाद। इनसे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि इन पर विश्वास नहीं रहा है कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी के जो सैनिक थे पहले अजमेर थे, उनको कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ पर नसीराबाद भेज दिया। और फिर यहाँ भेजने के बाद में इनके अस्त्र शस्त्र भी ले लिया जाता है। तो इनको लगा कि अपने को अजमेर से कहाँ भेज दिया, नसीराबाद, फिर यहाँ से हमारे अस्त्र शस्त्र लिए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर इनको विश्वास ही नहीं है, तो ठीक है अब विद्रोह अपन शुरू कर ही देते हैं। अतः वह ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो जाते हैं। उसके अलावा इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए हुए थे। ठीक है, बंगाल और दिल्ली से जो भी क्रांतिकारी थे साधु और फकीर के वेश में आए हुए थे और चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित कर रहे थे कि ऐसी सूचना जगह जगह भिजवाई जा रही थी।
सभी जगह पर कि एक नई जो राइफल आई हुई है, एनफील्ड राइफल, नई प्रकार की जो राइफल आई है, उसमें जो कारतूस लगाया जा रहा है, उस कारतूस को मुंह से चबाना पड़ रहा है। उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। ये लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करवा रहे हैं। उनके गाय और सूअर की जो चर्बी है अपने मुंह से चबा रहे हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। तो ये भी एक कारण माना जाता है। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे में ईसाई बनाना चाहते हैं, अपने धर्म को भ्रष्ट करवा करके इनको ईसाई बनाना चाह रहे हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी इनमें उत्तेजना फैल जाती है। चौथा कारण यह माना जाता है कि क्रांति के शुरू होने का यहाँ पर है कि भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगाई गई। बाहर से कुछ यूरोपीय सेना मंगाई और कुछ तोपें मंगाई, और ये बात कई दिनों तक गुप्त रखी गई है कि ये तोपें और बाहर से सैनिक क्यों मंगाए गए हैं। बाद में जब यह बात प्रकट हुई, सामने आई कि ये तोपें और जो बाहर से सेना आई है वो तो भारतीय सैनिकों पर कंट्रोल करने के लिए लाई गई है, तो सेना में और उत्तेजना फैल जाती है। ये नसीराबाद छावनी में क्रांति शुरू होने का कारण माना जाता है। चलिए, इन कारणों से 28 मई तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया है। प्रश्न आएगा कि नसीराबाद छावनी में किस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की है? तो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री। अभी पटवारी में भी आया था और भी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारी छावनी में भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। नाम याद रखोगे, बख्तावर सिंह ने क्रांति का जो नेतृत्व किया था नसीराबाद छावनी में, वो नेतृत्व किसने किया? तो बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पोर्टिवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी जाती है। नसीराबाद छावनी में क्रांतिकारियों ने कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की है? तो याद रखेंगे, मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी है। आप पूरा नाम भी याद नहीं रहे तो वुड और न्यूबरी का नाम ध्यान रखना। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी? वुड व न्यूबरी, और पूरा नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इनकी हत्या कर दी जाती है। और लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान हार्डी इसमें घायल हो जाते हैं। लोक और हार्डी घायल हो जाते हैं। वुड व न्यूबरी की तो हत्या कर दी जाती है और लोक और हार्डी घायल हो जाते हैं। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भाग करके ब्यावर में शरण ली है। यहाँ से भाग करके ब्यावर में जाकर के शरण लेते हैं। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई है। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई है। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बही है। 4 के जो 2 तो हत्या कर दी गई है, वुड व न्यूबरी की, और लोक और हार्डी ये घायल हो जाते हैं। इन 4 का साथ जो काम किया था, बाकी कुछ भी यहाँ पर एक बूंद भी रक्त नहीं बही। छावनी को तहस नहस करने के बाद जो सैनिक है उन्होंने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया और 18 जून 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली न जाकर के अजमेर जाते और अजमेर को लूटते,
तो और मजे वाली बात होती। दिल्ली पहुंच गए, वहां दिल्ली में डेरा डाले, अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए हैं। तो ये हमने देखा है नसीराबाद छावनी में। तो आपको नसीराबाद छावनी में ध्यान रखेंगे कौन कौन सी बातें, कि एक तो यहाँ पर जो विद्रोह है, विद्रोह की शुरुआत कब होती है, तो 28 मई 1857 को। और कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की थी। और नेतृत्व किसने किया, बख्तावर सिंह ने किया। उसके अलावा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की, वुड व न्यूबरी की हत्या की है। और लॉक और हार्डी घायल हो जाते हैं। फिर यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली कब पहुंच गए थे, 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं। 28 मई को शुरुआत होती है, 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा जो विद्रोह में, नीमच छावनी में विद्रोह। नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच छावनी में पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हो रही है, तो 3 जून 1857 को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है तो नीमच छावनी में कर्नल एबोल्ट, ये कर्नल एबोल्ट सुबह परेड के समय, जो सैनिकों की परेड होती है, उस परेड में सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के वफादारी की शपथ दिलवा रहा था। सभी क्रांतिकारियों को, सैनिकों को अपने कुरान और रामायण महाभारत गीता पर हाथ रखवा करके शपथ दिलवा रहा था कि आप अंग्रेजों के वफादारी की शपथ लो, कि हम किसी भी प्रकार से विद्रोह यहाँ पर नहीं होने देंगे और हम अंग्रेजों के वफादार होंगे। ऐसी शपथ कौन दिलवा रहा था, ऐसी शपथ दिलवा रहा था कर्नल एबोल्ट। तब एक क्रांतिकारी थे मोहम्मद अली बेग ने ये शपथ लेने से मना कर दिया था। मोहम्मद अली बेग शपथ लेने से मना कर दिया कि क्या अंग्रेजों ने अपने वफादारी निभाई है, उन्होंने अवध को नहीं लूटा, उन्होंने अवध को नहीं हड़पा, वो अंग्रेज भी वफादार नहीं हुए हैं, तो हम भारतीय भी अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है पहले। आओ सर, आजू सर। 6 बजे है पढ़ना। हाँ, तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। पूछी हुई है ये लाइनें, किस क्रांतिकारी ने जब 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों के वफादारों के शपथ दिलवाई जा रही है तो शपथ लेने से मना कर दिया, या वो पंक्तियां दे दे कि अंग्रेज भी भारतीयों के वफादार नहीं थे, अंग्रेजों ने अवध को नहीं हड़पा, तो हम भी अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। ठीक, और इनके एक साथ थे हीरा सिंह भी यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया है। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी, और नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर के सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। इससे पहले अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की हत्या की थी, ध्यान रखना। सार्जेंट की हत्या कौन सी छावनी और किसके द्वारा की गई है, तो सार्जेंट, उनकी पत्नी, बच्चे की हत्या नीमच छावनी में की गई है। फिर यहाँ से शाहपुरा पहुंचे हैं तो शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों
को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान करवाई है। शाहपुरा के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह जी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। एकमात्र ऐसा शासक हुआ शाहपुरा का रियासत के शासकों में शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और उनको भोजन और ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। उसके पश्चात क्रांतिकारी निमेड़ा पहुंचते हैं जहां जनता ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली होते हुए टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि होती गई। नीमच से क्रांतिकारियों से चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस के निर्देशन पर जो उदयपुर का कप्तान था सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ से जो 40 अंग्रेज अधिकारी भी भागे थे, जिसे उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला जिले के अंदर जग मंदिर महलों में शरण दी थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, इसमें नहीं लिखा हुआ, उनका भी प्रश्न आता है। तो ये नीमच छावनी में देखा था। नीमच छावनी क्रांति की शुरुआत कब होती है? 3 जून 1857 को। और नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था। यहाँ से कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? यहाँ तो सार्जेंट की हत्या की। सार्जेंट, उसके पत्नी, बच्चों की हत्या और वध किया गया था। फिर यहाँ से भाग करके 40 अंग्रेज अधिकारी भाग करके भागे थे। तो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। क्रांतिकारी शाहपुरा आते हैं। शाहपुरा के शासक था लक्ष्मण सिंह जी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। फिर यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। और फिर यहाँ का जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स आकर के 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिनपुरा और आउवा की क्रांति। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह और आउवा में क्रांति देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया है। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो 21 अगस्त, सन याद रखोगे, एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एरिनपुरा वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये पाली जिले में। और एरिनपुरा के छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। ये भी ध्यान रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया है? तो एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा। मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा जो कि पाली में स्थित एक ठिकाना है, वहां के शासक कुशाल सिंह चंपावत ने अपनी सेवा में ले लिया। मतलब कुशाल सिंह जी चंपावत भी किनका साथ दे रहे हैं? क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का जो शक्तिशाली सामंत था, क्योंकि जो अंग्रेज आने के बाद में अंग्रेज यहाँ के मारवाड़ के और राजस्थान के सामंत थे, सामंतों के विरुद्ध हो गए थे, तो अब सामंत भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं।
कुशाल सिंह जी चंपावत अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के शासक कौन थे क्रांति के समय? ध्यान रखेंगे, तख्त सिंह। जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह, दोनों के विरोधी थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर के कुशाल सिंह चंपावत जी के सहायता के लिए आवा आ जाते हैं, आवा में आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी थी। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी है। 8 सितंबर 1857 को आवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना जोधपुर के राजकीय फौज को पराजित कर दिया। मतलब एक तरफ तो थे, इसको नाम ध्यान रखना, बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। बिथोड़ा का युद्ध, एक युद्ध हो रहा है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ तो थे आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत की सेना और उनके साथ में थे क्रांतिकारी, इनकी जो संयुक्त सेना। दूसरी तरफ थे जोधपुर की राजकीय फौज थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सेना भेजी थी जिसमें क्रांतिकारियों की विजय होती है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना की विजय होती है। कौन सा युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचा करके यहाँ से भाग जाता था। जो अनार सिंह आता है और सिंघवी कुशल राज आया था जोधपुर की सेना की तरफ से, तो यहाँ से भाग जाते हैं और अनार सिंह यहाँ मारा जाता है। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग जाती है। जोधपुर की जो फौज तोपें वगैरह और युद्ध सामग्री लेकर के आए थे उन क्रांतिकारियों ने छीन ली थी। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी, जो अपना एजीजी कौन थे उस समय? लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, एक सेना लेकर के स्वयं आवा आ जाते हैं। अब खुद एजीजी सेना लेकर के आ जाता है और इनके साथ में था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। मेक मोशन भी साथ में आता है एजीजी के साथ में सेना लेकर के। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध होता है। 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और अब 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था जिसको इतिहास में चेलावास का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। और इसमें एक तरफ सारे भारतीय थे और दूसरे तरफ सारे अंग्रेज थे। एक तरफ सारे भारतीय सेना थी और दूसरी तरफ सारे अंग्रेज सेना थी, इसलिए इसे काला व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध इतिहास में काला गोरों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? चेलावास का युद्ध को, जिसमें लॉरेंस की पराजय होती है। लॉरेंस हार जाता है और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले जाते हैं। इस युद्ध में जो चेलावास का युद्ध पड़ रहे थे इसमें लॉरेंस हार जाता है, भाग जाता है यहाँ से। और जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, उस मेक मोशन की हत्या करके उसके सिर को आवा के किले पर लटका दिया था। आवा के किले पर लटका दिया था। प्रश्न आ जाए 1857 की क्रांति में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या करके आवा के किले पर लटकाया गया? तो बताएंगे मेक मोशन। ठीक है, ये रहा है 1857 की क्रांति में आवा के किले दरवाजे पर लटकाया गया था अंग्रेजों के सिर
यहाँ पर इस किले पर इनके सिर लटका दिया गया था। जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भूला ही नहीं था, इसीलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी है। अब कौन आया है? ब्रिगेडियर होम्स। होम्स ये सेना लेकर के आ जाता है। 20 जनवरी 1858 को जब होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया तो दोनों सेनाओं के बीच में भीषण संघर्ष शुरू होता है। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़ करके सलूमबर चले जाते हैं। अब कुशाल सिंह चंपावत जी को लगा कि अपनी अपनी जीत नहीं हो पाएगी, अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी फौज लेकर के तोपे वगैरह लेकर के होम्स आया है, तो यहाँ से चले जाते हैं, सलूमबर जाते हैं। उसके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा और आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया था। मतलब मंदिरों को तोड़ दिया था और पूरे गांव में लोगों को मार दिया था। ऐसा काम इन्होंने किया था होम्स ने। इतना ही नहीं, आवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किया था होम्स ने। ठीक है, ये संघर्ष था आवा। इनके जो आवा के किले की जो कहानी है आज भी राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी हुई है। आवा की कहानी और कुशाल सिंह चंपावत का ये जो योगदान है उनका। आगे बात करते हैं मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। यस, इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ की जनता भी अंग्रेजों से परेशान थी। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। मेवाड़ का शासक का नाम ध्यान रखना। क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना जब उदयपुर पहुंची, अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार हो जाती है। किंतु मेवाड़ की महाराणा की सूझबूझ ने अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया था। स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया है। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। मेवाड़ के महाराणा और कंपनी को यह भय था कि कहीं यहाँ पर विद्रोह तो ना कर दे, और सामंतों से ज्यादा डर था। सामंतों से भय था कि सामंत कहीं विद्रोह ना कर दे। उनको था कि सामंत विद्रोह जरूर करेंगे। अतः दोनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे कि यदि कोई भी शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दे तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे, और अंग्रेज के विरुद्ध कोई विद्रोह कर दे तो महाराणा को सहायता करनी है। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेज करके कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करे। जो भी सभी सामंत है वो ब्रिटिश सैनिकों की कार्रवाई में सहयोग करे और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान के निर्देशों का पालन करना होगा। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसा मेवाड़ के सामंतों के विरुद्ध बनाया जा रहा कानून।
कोई भी शांति भंग का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ जो कठोर दंड दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि सलूम्बर जो उदयपुर में पड़ता है, वहाँ के जो सामंत थे रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा, यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी जो सलूम्बर के ठाकुर रावत केसरी सिंह वो महाराणा को कह रहे कि हमारी जो मांगे हैं वो 8 दिन में पूरी कर लो, नहीं तो हम महाराणा की जगह पर दूसरे उनके प्रतिद्वंदी को बिठा देंगे। जब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी, यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई में किया या भाग लिया तो उससे जागीर से पद से हटा करके राजपुताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए हैं, बट फिर भी एक बार साहस तो देख लीजिए कि जब अंग्रेज एजीजी और सारे जो सामंतों को कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के कोई भी इस प्रकार का कदम इस टाइम पर नहीं उठाए, तब रावत केसरी सिंह जी अंग्रेज के विरुद्ध ऐसी चेतावनी दे रहे हैं, महाराणाओं को चेतावनी दे रहे हैं। और उसके साथ जो अपने ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जी है उनका भी साथ सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने दिया था। अब बात करते हैं कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति राजस्थान के राज्यों में हुई 18 की क्रांति में कोटा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था क्रांति के समय? मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, अपने कुछ जो अफसर ये वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। कुछ जो सरकारी वकील वगैरह है या जिनको सरकारी पद पर लगाए हुए हैं, जो भारतीय जो सरकारी पद पर लगे हुए हैं, उनका मुझे रवैया ठीक नहीं लग रहा है, उनको आप यहाँ से निकाल दो। अतः ऐसे अफसरों को पद से हटा करके वो जो पद है वो अंग्रेज अधिकारियों को दे दे और उनके जिनसे उचित दंड दिया जा सके। जो भी अपने जो भारतीय अधिकारी है अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको हटा करके अंग्रेज अधिकारी को बिठा देते हैं ताकि उनको दंड देंगे। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, मतलब ये बताया जा रहा था कि ये आदमी है, इनको निकालना है। जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे कि इनको हटा दीजिए और अंग्रेज अधिकारियों को इनके स्थान पर बिठा दीजिए। नाम ध्यान रखना, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वे किसी प्रकार के महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो जाती है। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाहियों में क्रोध से पागल हो उठे और मेजर बर्टन का बदला लेने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा में विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हो रही है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति की शुरुआत हो रही है। ओके, और पीए कौन था ध्यान रखना, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय था कोटा के शासक। ओके, चले आगे बात करते हैं। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। कोटा की रेजिडेंसी को घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और जो पीए थे कोटा का मेजर बर्टन, उनके दोनों पुत्र, एक का नाम फ्रैंक था और दूसरे का नाम ऑर्थर था।
फ्रैंक और ऑर्थर की हत्या कर देते हैं। साथ में एक डॉक्टर भी था, सरकारी डॉक्टर सेडलर, कोटा का सरकारी डॉक्टर सेडलर। सेडलर एक नाम और ध्यान रखना, कांटम कांटम सेडलर और कांटम ये सरकारी डॉक्टर थे। मेजर बर्टन, उनके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, वहां के सरकारी डॉक्टर सेडलर सेडलर और कांटम, इनकी हत्या कर दी जाती है। और मेजर बर्टन की तो हत्या करके सबको पूरे कोटा शहर में घुमाया था। क्रांतिकारियों ने जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए हैं। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के विवश किया है। यहाँ का जो शासक था राम सिंह जी, उनको भी बंदी बना लिया है, जिनमें 9 शर्तें थी। जिसमें एक शर्त यह भी थी कि आप उस पर साइन करो कि मेजर बर्टन और उसकी हत्या जो की गई है वो हम महाराव के आदेश से की गई है। यानी राम सिंह जी उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि मेरे ही आदेश से ये हत्या की गई है। ऐसा क्रांतिकारियों ने राम सिंह पर दबाव बना करके हस्ताक्षर करवा दिया गया है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अब कोटा के जो शासक थे राम सिंह जी, उनकी सहायता के लिए सेना लेकर के कौन आ रहे हैं? सेना लेकर के मदनपाल, करौली का मदनपाल सेना लेकर के आ रहे हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया कि करौली के किस शासक ने कोटा के शासक राम सिंह की सहायता के लिए सेना लेकर के आया था? मदनपाल ने। या करौली का मदनपाल किस शासक की सहायता के लिए सेना लेकर के आया था? तो कोटा के राम सिंह की सहायता के लिए। क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक अधिकार रखा है। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र भंडार आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारोों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटपाट और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक H.G. रॉबर्ट्स अब सेना लेकर के आ रहा है। वापस कोटा पर अधिकार करने के लिए सेना लेकर के कौन आया? रॉबर्ट्स। ध्यान रखेंगे। नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचता है। उन्होंने अक्टूबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने होने आए। उन्होंने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा से बाहर भागने पर विवश किया था क्रांतिकारियों को। तब जाकर के कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त करवाया जा सका। क्रांतिकारियों नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुष दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से ये कोटा का विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कोटा का। अन्य राज्यों की क्रांतियों की बात करें, अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही थी, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी थी। भरतपुर जो कि आगरा व मथुरा के काफी निकट था। क्रांति के समय अशांत रहा यह भी। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया गया था। भरतपुर के महाराजा भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? तो 31 मई 1857। ध्यान रखना, 31 मई 1857 को यहाँ पर शुरुआत होती है। भरतपुर के शासक कौन थे? भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन। भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी थी
भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह को, कहा कि मोरिसन को अब भाग जा यहाँ से, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते। यदि यहाँ पर मोरिसन रहेगा तो क्रांतिकारी यहाँ पर आक्रमण करेंगे। महाराजा की सलाह पर मेजर मोरिसन भरतपुर छोड़ करके चला जाता है। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर के गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही थी, उन्होंने खुल करके क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास बढ़ गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। विद्रोह करते करते अंग्रेज जो है केवल आगरा के किले में कैद हो जाते हैं। तब भरतपुर की जनता को लगा कि अब अंग्रेज यहाँ से भागने वाले हैं। ये था भरतपुर का। कब हुआ था, कौन थे शासक और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी यहाँ पर आ जाते हैं। आ जाने से क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी है। अलवर में कौन थे शासक, विनय सिंह था। विनय सिंह या विनय सिंह अलवर का शासक था उस समय, विनय सिंह। अलवर रियासत के गांव के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में शासकों को काफी सहयोग किया था। ये अलवर में ध्यान रखना है। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए थे। धौलपुर का शासक कौन था, भगवंत सिंह। क्रांति के समय धौलपुर के महाराजा कौन थे, भगवंत सिंह। वीडियो में आया था ये भी, तो ध्यान रखना, आगे भी और पूछ सकते हैं। कब हुआ था, अक्टूबर 1857 में आरंभ हो जाता है। यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो जाती है। धौलपुर में जो विद्रोह की शुरुआत करते हैं वो ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों, यहाँ के क्रांतिकारियों ने शुरू किया है। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा को छोड़ करके क्रांतिकारी से मिल गए हैं, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूट मार की गई है। उन्होंने वहां के राजा को घेर करके जान से मारने की धमकी दी थी। विवश होकर के राजा क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी भगवंत सिंह को। और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। ये नाम ध्यान रखना, पूछेंगे आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। किस रियासत में 1857 की क्रांति में रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह होता है, तो धौलपुर में होता है, रामचंद्र और हीरालाल जी के नेतृत्व में। फिर आगे बात करते हैं, इनकी सहायता आगरा पर आक्रमण कर दिया। इस स्थिति तब तक बनी रहती जब पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो धौलपुर में जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने शुरुआत किया और वापस विद्रोह का जो दमन किया गया है वो विद्रोह का दमन पटियाला के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया था। तो विद्रोह करने के लिए भी बाहर से सैनिक आते हैं और विद्रोह का दमन करने के लिए भी बाहर से सैनिक आते हैं। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।